जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससीसीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 तारीख के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि एकदम एक्यूरेट 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो आइए देख लेते हैं कि 20 तारीख को किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग देख कर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमाल खान गख्खड़ जो खक्खड़ जनजातियों के प्रमुख थे, उन्हें एक सम्राट द्वारा मनसबदार बनाया गया था। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं इसके साथ में। तो ऑप्शन है बाबर के द्वारा, ऑप्शन बी हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन सी है अकबर द्वारा, ऑप्शन डी है जहांगीर के द्वारा। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कमाल खान बख्तर को वो सम्राट अकबर द्वारा मुगल मनसबदार बनाया गया था। अकबर ने उन्हें एक कुलीन मनसबदार का पद दिया था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने बनाया था। ठीक, तो सम्राट अकबर ने बनाया था पद, जो है मनसबदारी का पद बनाया था इनको। अब विवरण इसके बारे में देख लेते हैं। कमाल खान गख्खर जनजाति के प्रमुख थे, उन्हें सम्राट अकबर ने अपने सेवा में लिया था। मनसबदार व्यवस्था मुगल सम्राट की प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, जिसे अकबर ने 1571 में शुरू किया था। मनसब अब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। इस प्रणाली के तहत अधिकारियों को उनके पद और सेवा के आधार पर रैंक दी जाती थी, जिससे सैन्य नागरिक प्रशासन एकीकरण होता था और साम्राज्य की सुरक्षा का विस्तार को मदद मिलती थी। ठीक है, तो और इसके बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट को भी याद रखेंगे सभी पॉइंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉइंटों से भी। तो जात और सवार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित शब्द, जहाँ जात मनसबदार व्यवस्था व्यक्तिगत पद पर और वेतन को दर्शाता है, और सवार उन घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था जिन्हें मनसबदार को अपने सैन्य दल में रखना होता था। यह मनसबदारी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें जात पद की प्रतिष्ठा को निर्धारित करती थी, जबकि सवार सैनिक संख्या के लिए एक अतिरिक्त भत्ता तय करता था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार का आधार व्यास कितना है। तो ऑप्शन ए है 10.5 मीटर, ऑप्शन बी है 12 मीटर, ऑप्शन सी है 14 मीटर, ऑप्शन डी है 16.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई और संरचना। इसकी ऊंचाई 72.8 मीटर है। ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, ठीक, इसको भी याद रखें, जो कि 237.8 फीट है। और आधार इसका व्यास जो है 14.32 मीटर है, और शीर्ष जो है इसका 2.5 मीटर हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, और इसका देख लेते हैं निर्माण के बारे में। तो लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित तथा इसके प्रांगण में एक लौह स्तंभ भी स्थित है। स्थापत्य महत्व यह प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत से लेकर तुगलक काल तक एक स्थापत्य शैलियों के विकास को दर्शाता है। इस मीनार को कई उभरी हुई बालकनियाँ, जिनमें से प्रत्येक के छतें जैसी आकृति। इतिहास के बारे में इसके देख लेते हैं। इसका निर्माण कार्य 1999 में हुआ था। तो इसको निर्माण के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक, और विश्व धरोहर का दर्जा इसे जो है 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। स्थान यह मीनार कुतुब परिसर का हिस्सा है, जो दिल्ली के सबसे पुराने किलेबंद शब्द लाल कोट में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछा गया था कि किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर राजस्थान में एक राज्य की स्थापना की थी। तो गुज्जर, प्रतिहार,
हरिश्चंद्र ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर राजस्थान में राज्य की स्थापना की थी। वह ब्राह्मण थे। इन्होंने हथियार उठा लिया और कर्नाटक के मयूर शर्मन के साथ मिलकर क्रमशः राजस्थान और कर्नाटक में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र राजस्थान के एक राज्य की स्थापना करने वाले एक ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन सी है 1772 में, ऑप्शन डी है 1780 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में, जो बक्सर का युद्ध लड़ा था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं जिससे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के इस संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में वाली ब्रिटिश सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसने भारत का ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्थान एकत्र करने का अधिकार दिया, जिससे भारत में कंपनी शासन की नींव रखी गई है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पूछेगा, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक जंगल नामा है। ठीक, जंगल नामा, और ऑप्शन में दिए रहे होंगे कौन सी लिखी नहीं गई है। तो ये इनकी जो पुस्तक थी जंगल नामा थी। ठीक, इसको भी याद रखेंगे अमिताभ घोष की। उन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे कि पुस्तकों का नाम है द शैडो लाइन्स, द इबिस ट्रिलॉजी और द हंग्री टाइम। जंगल नामा यह अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक, द शैडोल के बारे में देख लेते हैं। यह एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास जो 1988 में प्रकाशित हुए थे। ये पुस्तक के लिए, द शैडोल लाइन्स के लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक ये। द हंगरी टाइम्स यह एक और प्रशासनिक उपन्यास 2004 में प्रकाशित हुई थी। द इबेल ट्रिलॉजी, इसमें सी ऑफ पॉपीज 2008 और रिवर ऑफ इमोक 2011 जैसे उपन्यास में शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया समुद्र गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद किसने लिखा था। तो ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिशेन, ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णु दत्त। तो रचना शैली संस्कृत में लिखी गई है। ये जो है इसका भाग पद्य कविता और दूसरा भाग गद्य में है। विषय जो है शिलालेख समुद्र विजेता प्रशासनिक नीति एवं धार्मिक भक्ति विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ठीक, और आगे निम्नलिखित में से शिलालेख में 14 शिलालेख है। साथ साथ अलग अलग कलिंग शिलालेख के अलावा कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित में शिलालेख अशोक में 14 प्रमुख शिलालेखों के साथ साथ 2 अलग अलग कलिंग अभिलेखों का स्थल है। सन्निहित महत्वपूर्ण बौद्ध स्थान अशोक के कुल 33 शिलालेख, उनमें 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ शिलालेख और लघु शिलालेख वो चट्टानों के स्तंभ में उत्तीर्ण हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा हरिशेन हो जाएगा। ठीक, और आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि FRBM अधिनियम के अनुसार हर साल राजस्व घाटे को कितने प्रतिशत कम करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन है 0.3 GDP, ऑप्शन बी है 0.5% GDP, ऑप्शन सी है 1% GDP, ऑप्शन डी है 1.5% GDP। ठीक, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में पारित एक भारतीय कानून जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार राजनीतिक नीति और स्थायी पथ पर ले जाना है। यह अधिनियम राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है। वित्तीय प्रबंधन
में प्रदर्शनी लाता है और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके तहत सरकार को बजट के साथ कुछ वित्तीय विवरण संसद प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जैसे कि राजकोषीय नीति विवरण, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य और बृहत आर्थिक ढांचा। FRBM अधिनियम के अनुसार सरकार को हर साल और राजस्व घाटा GDP 0.5 के कम करना होता है ताकि राजकोषीय घाटा प्राप्त करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में जो है इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर पर मार्स पर भेजा था। ठीक, तो देख लेते हैं इसके बारे में। नवंबर 2013 में इसने 24 सितंबर 2014 को मंगलयान की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। ये भारत का पहला मंगल मिशन था और इसे PSLV-C-25 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मंगलयान पर मिशन भेजा गया था किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C-25 से भेजा गया था। ठीक, और भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है और अपना पहले प्रयास में इसे हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। संक्रांति त्यौहार नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से पूर्वोदय भारत की आगामी नागा जनजाति की एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है। यह त्यौहार शुद्धिकरण और पवित्रीकरण का प्रतीक है। इसे आमतौर पर फरवरी के महीने में मनाया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव है जिसमें पारंपरिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और दवाएं शामिल होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस पर पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन किस महीने में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च महीने में। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो संस्करण जो था ये 20वां इसका संस्करण था। ये तिथि जो है 19 जनवरी 2025 रविवार का दिन था। प्रतिभागी जो है इसमें 65,000 से अधिक थे और जो इसमें प्रायोजन था टाटा का प्रायोजन था। ठीक, और पुरस्कार राशि थी इसमें 3,89,524 डॉलर थी। इसमें आयोजन का प्रकार विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रोड रेस था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को एम्बेसडर में भरा था। शुरुआत थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिनियम होता है और किस में न्यूनतम होता है। तो इसमें होता है अधिकतम ठोस में, न्यूनतम गैस में, अधिकतम द्रव में, न्यूनतम ठोस में, अधिकतम गैस के में, न्यूनतम ठोस में। तो और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिमम इन लिक्विड मिनिमम इन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच अधिनियम आकर्षण बल ठोस अवस्था में जबकि न्यूनतम बल गैस अवस्था में होता है। अधिनियम आकर्षण ठोस के बारे में देख लेते हैं। ठोस पदार्थ में अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं जिसके कारण उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम मजबूत होता है। और न्यूनतम आकर्षण बल के बारे में देख लेते हैं। गैसों में अणु एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए उनके बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। मध्यम जो होता है आकर्षण देख लेते हैं, मध्यम आकर्षण को देख लेते हैं। द्रवों में अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि रेडर किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है? तो इसका देख लेते हैं। क्राई द पीकॉक ये लिखा गया है, वॉइस इन द सिटी ये लिखा गया है, बाय बाय ए ब्लैकबर्ड ये लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इनके और उपन्यास हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक क्या है, क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक ना, एक ये है। और एक और देख लीजिए, एक क्या, आप लोग इनको लिख लीजिएगा, फायर ऑन द माउंटेन, ठीक ना, माउंटेन, ठीक। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। और है क्रे द पिकॉक यहाँ पर लिखा होगा, क्राई द पिकॉक, ठीक ना। और क्या है, रोसरिता है, ठीक ना, रोसरिता है, आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की नींव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से आपको कौन सा कथन गलत है वो देखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन को। लिखा, पहला ऑप्शन है कि इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी, यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति विविधता में एकता पर आधारित है, ठीक ना। और बी ऑप्शन है इंडियन कल्चर प्रोमोट्स टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, ठीक ना, यानी भारतीय संस्कृति सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देती। हाँ, ये भी सही है ऑप्शन, और ये भी, इसका भी सही हमको। और ये लिखा है सी ऑप्शन दिया दोस्तों, इंडियन कल्चर हैज़ डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ए सिंगल रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति केवल एक ही धर्म परंपरा से विकसित हुई नहीं, ये अनेक धर्मों से विकसित हुई। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर लिखा है इंडियन कल्चर वैल्यूज फैमिली बॉन्ड्स एंड सोशल हारमोनी, ठीक। ठीक, क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति पारिवारिक संबंधों और सामाजिक समरसता को महत्व देती है, बिल्कुल सही है, ये समरसता का महत्व देती है। इसका मतलब गलत इस तीन ऑप्शन था और ए भी सही थे। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर, हमें गलत पूछा था तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है डेमा बांध, ठीक है, डेमा बांध हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो महाराष्ट्र होगा, ठीक ना। आइए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं कि दैमाबाद जो हड़प्पा स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो अहमदनगर जिले में प्रवरा, ठीक, नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह अहमदनगर जिले के श्री रामपुर तालुका में है, ठीक ना। यह गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के बाएं किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में बीपी बोपरड्रिकर ने की थी, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आया था कि पाइरुवेट जो है अणु में कितने कार्बन होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3 है, और सी है क्या 4, और डी क्या है, डी है 6। तो आप इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन होगा दोस्तों, वो होगा 3, ठीक ना। इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 अणु होते हैं, ठीक ना। आइए इसका देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, पाइरुवेट अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C3H4O3 है, जो दर्शाता है कि इसमें से 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक ना। ग्लूकोज का संबंध देखिए, ग्लूकोज से संबंध ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का विघटन होकर पाइरुवेट के 2-3 कार्बन अणु में बदल जाता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आया, जो ये देखिए, पांडव महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक ना। तो आपको बताना है। देखिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं, फिर ऑप्शन के सबसे सही होगा। देखिए, पांडव महोत्सव यानी पांडवी लीला नृत्य मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक ना। यह पारंपरिक और धार्मिक उत्सव है जिसमें महाभारत महाकाव्य के पात्रों, विशेष रूप से 5 पांडव भाइयों की कहानियों को गायन, नृत्य और अनुष्ठानिक अभिनय के माध्यम से और फिर से दर्शाया जाता है। यह उत्सव आमतौर पर नवंबर-दिसंबर के महीनों में, कभी कभी फरवरी तक विभिन्न गाँवों में आयोजित किया जाता है और कई दिनों से लेकर 1 महीने तक चलता है, ठीक ना।
ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आया कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आया था। कुछ इसके बारे में और भी अलग पूछ रहा होगा, लेकिन उसके बारे में जो अलग से पूछा होगा वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत कौन सोरेन है, ठीक ना। और हम झारखंड के बारे में देख लेते हैं, जिससे प्रश्न कोई भी छूटे नहीं, ठीक ना। जिन्होंने 27 नवंबर 2024 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जीएमसी पार्टी के सदस्य। नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसे हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी, किसी सरकार ने, किस समूह को ड्रोन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, ठीक ना। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह यानी SHGS, ठीक ना। अब देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना 2024 से 2026 तक के बीच में 14,500 महिलाएं स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए 1261 करोड़ की आवंटन करती हैं। यह योजना कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन उपलब्ध कराती है, ठीक ना। विशेष रूप से उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव हेतु कृषि मंत्रालय के अधीन पर यह पहल खेती की दक्षता बढ़ाने और महिलाओं के लिए अस्थायी आजीविका का अवसर बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देती है। संचालन दिशा निर्देशन में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और सहायता पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा आपके सामने कि किसी फैक्ट्री में मूंगफली, ठीक ना, मूंगफली से मूंगफली का तेल निकालने का कार्य जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, ठीक ना। तो आप लोग जो पढ़े होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक ना। तो वैसे तो देखिए, ये जो क्षेत्र है यह जो कार्य है कौन, मूंगफली से तेल निकालने का जो कार्य है, ये अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ये संबंधित है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक ना। देखिए, जैसे ये कहें कि जैसे मूंगफली को उगाना, ठीक ना, मूंगफली पहले क्या उगाई जाती है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये प्राथमिक यानी मूंगफली को उगाना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया। अब उसके द्वारा उससे तेल निकालना ये किसके अंतर्गत आता है, तेल निकालना ये द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक के क्षेत्र के यानी जहाँ पर उसका विनिर्माण किया जाता है दोबारा से, और ठीक ना, जहाँ पर इसको यानी सेल किया जाता है, बेचा जाता है, ले जाया जाता है, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि आया था कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में, ठीक ना, पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु को अवतार भगवान जगन्नाथ के समर्पित है। एक चीज़ और दोस्तों आप लोग याद रखना कि इसे सफ़ेद, आपने ब्लैक पैगोडा यानी सफ़ेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसे सफ़ेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद पैगोडा के नाम से यानी वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ब्लैक पैगोडा की बात करें, अगर हम ब्लैक पैगोडा की बात करें दोस्तों, तो ये सूर्य मंदिर है, ठीक ना, सूर्य मंदिर है, ठीक ना। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक ना, की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, ये दोस्तों ये है ये जो कॉरिडोर की लंबाई है वो लगभग 3576 ये 3500 लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के सुदूर पूर्वी भाग से सुदूर पश्चिमी भाग तक फैला और 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है तथा इसकी अंतिम बिंदु गलियारा देश भर में कनेक्टिविटी सुधार और यात्रा के समय को कम कर देता है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप ये नहीं समझना कि जैसे ये कि गुजरात से कहाँ, गुजरात से जो है पोरबंदर तक की, तो ये कॉरिडोर के ऐसे क्योंकि कभी मुड़ जाती है तो इसकी लंबाई बोल रहा है, ठीक ना। आप लोग ये जो सीधा सीधा है वो 2933 है, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन आ भी सकता है, ये इससे संबंधित देख लीजिए। पूर्व पश्चिम गलियारा विशेष रूप से निम्नलिखित किसको जोड़ता है, यानी ये जोड़ता है दोस्तों आसाम में पूर्व भारत से यानी सिलचर से लगाकर गुजरात में पोरबंदर को, ठीक ना। अगर यही बात करें ईस्ट वेस्ट के, तो ये कितना देखिए, ईस्ट वेस्ट देख लीजिए आप लोग। ईस्ट वेस्ट जो है ये कहाँ, ये कश्मीर के इंदिरा काल से, कहाँ, कश्मीर के इंदिरा काल से नीचे कन्याकुमारी तक चलता है, ठीक ना दोस्तों।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हृदय यानी हार्ट में 4 कक्ष होने का क्या उपयोग है। देखिए, हृदय में 4 कक्ष होने से ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने से रोका जा सकता है, जिसमें शरीर के सभी अंगों तक कुशल ऑक्सीजन वितरण संभव है। यह दोहरे परिसंचरण प्रणाली के लिए आवश्यक है, जहाँ ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि चंद्रयान 1 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। ठीक ना। और इसने चंद्रमा पर यानी पानी की उपस्थिति के प्रमाण प्रदान किए हैं। ठीक ना। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो ए है दोनों, बी है कोई नहीं, और सी है केवल एक, और डी देख लीजिए, डी दिया केवल 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों होगा क्या, क्योंकि ये जो है ये भारत का पहला मिशन था, ये भी सही है। और यह इसने चंद्रमा पर यानी पानी की उपस्थिति का प्रमाण प्रदान किया, तो ये भी सही है। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आ गया, दोनों सही है। अब देखिए, तो ये सही उत्तर, क्योंकि चंद्रयान 1 का पहला चंद्र मिशन था और इसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण प्रदान किए। यह मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था और इसने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं की खोजने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक ना। पहला पॉइंट देख लीजिए, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। ठीक ना। यह कथन सही है, पहला कथन सही है। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक ना। और चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था और इसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण प्रदान किए हैं। हाँ, यह भी कथन सही, क्योंकि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और पानी की बर्फ की खोज की, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये ब्लैक नहीं हुआ, तो आप लोग इसको याद रखिए क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन है कि 2024 में भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। ठीक है। 2024 में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों। उन्हें मार्च 2024 में चुना गया था और उन्हें दीपा मलिक का स्थान मिला था। ठीक ना। इसके पहले कौन थे, दीपा मलिक थी। ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक अमिताव घोष हैं। ठीक ना। यह उपन्यास 1988 में प्रकाशित हुआ और इसने 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी प्रसिद्ध रचना है। ठीक ना। तो कृषि पर आधारित प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध रचना गोदान है, जिसे हिंदी उपन्यास साहित्य का एक महान उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा प्रेमश्रय पहला उपन्यास और कर्मभूमि जैसे अन्य उपन्यास भी किसानों के जीवन और संघर्ष को दर्शाते हैं। ठीक ना। देखिए, एक चीज़ है और दोस्तों, आप इनको याद रख सकते हैं, जैसे इनकी और जैसे कर्मभूमि हो गई, गोदान है। ठीक ना। कर्मभूमि हो गई, गोदान है, और प्रेम रंग है। ठीक ना। काया है, ये सभी इनके क्या है, काया, ये सभी इनके उपन्यास है। ठीक ना। एक क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय बजट 2024-25 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। ठीक ना। ये प्रश्न है। और देखिए, केंद्रीय बजट 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए कई आवंटन किए गए हैं, जिनमें से इंडिया AI मिशन के लिए 551.75 करोड़ का आवंटन शामिल है, जिसका उद्देश्य घरेलू AI विकास को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त AI में उत्कृष्टता क्या है, तीन केंद्रों की स्थापना के लिए वित्त 2024-25 में 255 करोड़ का आवंटित किए गए थे। ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से इसमें लगाना था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कब पदभार संभाला। तो इन्होंने, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार को संभाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वच्छता ही सेवा SHS अभियान। ठीक ना। 2024 के दौरान लगभग कितने लोगों ने देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। तो स्वच्छता ही सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा SHS अभियान 2024 के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों ने 30 लाख से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया। ठीक ना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना है। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई योजना BSBDA खाता व्यवस्था है, ठीक ना। BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी मूल बचत बैंक जमा खाता का ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या, समाज के कमजोर वर्गों को बिना किसी शुल्क के न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक ना दोस्तों। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, ये शायद थर्ड शिफ्ट का है। भारत की संविधान का कौन सा भाग जापान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ वाला भाग जो है जापान के संविधान से लिया गया। यह प्रावधान अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है, ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को उत्तराधिकारी घोषित किया। कहा कि ग्रंथ ही गुरु है। गुरु पद की संस्था समाप्त हो गई और खालसा का नेतृत्व उनके भरोसेमंद शिष्य बंद बहादुर के पास चला गया, ठीक ना। और उससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए गुरु गोविंद से तो वो भी आ सकते हो। तो गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी कौन है, ऐसे भी प्रश्न पूछे, ठीक ना। तो ये वही चीज़ है, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होने, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 होनी चाहिए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना, ऐसा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि उपराष्ट्रपति संबंधित वो ऐसे प्रश्न आया था, लेकिन शायद अगले में ऐसे आ जाए, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, कि उपराष्ट्रपति जो है संबंधित कितने से विचार करिए, ऐसे भी प्रश्न आया है, ठीक ना। तो उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष है आया। और लिखा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऑफिस अध्यक्ष होते हैं, तो ठीक। तो ऑप्शन आपके सामने ऐसे केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों गलत, ठीक ना। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं, हाँ सही है। इसका मतलब पहला दूसरा वाला सही। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 64 और 89(1) में परिभाषित है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, हाँ तो दोनों सही, इसका मतलब दोनों सही है, ठीक। अब अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा यूनानियों ग्रीक ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था। तो यूनानियों ने ग्रीक ने सिंधु नदी को इंडोस या इंदोस नाम से पुकारा था, ठीक ना। यह नाम संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया था, ठीक ना। फारसियों ने सा को हा में बदल दिया, जिससे यह हिंदू बन गया और फिर यूनानियों से हिंदू या सिंधु शब्द को इंडोस में बदल दिया। बाद में इसी इंडोस शब्द को इंडिया के नाम से उत्पन्न हुआ और इसका उपयोग जो है उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व की भूमि के लिए किया। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेल से संबंधित है। अभी वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और वह एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलती है। देखिए अभी आप लोग ने देखा जो 2 नवंबर को क्या हुआ, 2 नवंबर को ODI क्रिकेट विश्व कप था, ठीक ना। जिसमें से इंडिया जो पहली बार है वो पहली बार जीती हुई है। अभी तक ने उसे एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये पहली बार है और पहली बार। और किसके कप्तानी में जीता, किसके कप्तानी में जीता, तो उन्होंने हरमनप्रीत कौर के रूप के कप्तानी में इन्होंने जीता था, ठीक ना दोस्तों। और इसमें जो है और किसके खिलाफ था, किसको हराया था इन्होंने इंडिया वालों ने, तो साउथ अफ्रीका को, ठीक ना, साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक ना। और कितने रनों से अगर पूछ ले तो ये 52 रनों से हराया था, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इसको सभी याद रखिएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे उसी में से है, हरमनप्रीत को 2024 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल में मिला। तो हरमनप्रीत सिंह को 2024 में हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार जो है दोस्तों खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारतीय हॉकी में योगदान के लिए इन्होंने
और ये जो है हॉकी के योगदान में मिला उनको। और 1568 में अगला प्रश्न दोस्तों, 1568 में अकबर ने किस दुर्ग के किले पर विजय प्राप्त की दोस्तों? तो 1568 में जो दोस्तों है अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर किले पर विजय प्राप्त की। यह घेराबंदी 20 अक्टूबर यानी 1567 को शुरू हुई थी और 23 फरवरी 1568 को अकबर की जीत के साथ ही समाप्त हुई। ठीक ना। इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जो किले की जिम्मेदारी जयमल और पट्टा जैसे वीरों को सौंपकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। ठीक। और क्या हुआ और देखिए, देख लीजिए दोस्तों कि 1558 में अकबर ने किस स्थान पर आक्रमण किया? तो 1558 में अकबर ने अजमेर और ग्वालियर महत्वपूर्ण स्थान पर आक्रमण किया और उन पर कब्जा कर लिया। तो शायद ऐसे क्वेश्चन था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग देख रहेंगे कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं ना, तो आप देखिए कि आपको मेहनत कहाँ पर करनी है। ठीक ना। तो इससे आप यही पता समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक ना दोस्तों। और देखिए अगला प्रश्न है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में भारत की वैश्विक रैंक 2024 क्या थी? 2024 में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में भारत की वैश्विक रैंक कितनी थी? 5वीं थी। ठीक ना। जानकारी AQI की 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि भारत की औसत PM 2.5 सांद्रता और 50.6 mg/MQ थी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देश अनुसार लगभग 11 गुना अधिक थी। ठीक ना दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग, ठीक है ना, एक वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान कहाँ पर है? आसम में है। ठीक ना। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा कि अमूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए अमूल से भी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक ना। ठीक है। अमूल की स्थापना 1946 में की गई थी। तो इसकी स्थापना गुजरात के आणंद शहर में एक सहकारी डेयरी के रूप में की गई थी। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि महावीर और बुद्ध का समय कौन सा राजा शासन कर रहा था? किसके शासनकाल में? तो महावीर और बुद्ध दोनों समय बिंबिसार मगध पर शासन कर रहा था। हालांकि जब दोनों की मृत्यु हुई तो मगध उनके पुत्र अजातशत्रु का शासन भी था। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ये कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ दोस्तों महावीर का, ये हुआ था वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक ना। आप लोग इतना याद रखिएगा। और इनका पूछे तो इनका लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी? तो आप लोग वो देखिए, जो महावीर की मृत्यु हुई पावापुर में ही थी। ठीक ना। और इनकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। धमनी आर्टरी का क्या कहलाती है? ये रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को प्रयाग से जनित शुद्ध रक्त हृदय शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, उन्हें धमनी कहते हैं। ठीक ना। और ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुगलक शासनकाल में लिखित में से किसके पदों में नियुक्ति या नियुक्ति व्यवस्था में संबंधित माना जाता है? तो देखिए तुगलक शासनकाल में इक्तादार या मुक्ति पदों में नियुक्ति से संबंधित है, जो सैन्य कमांडरों में नियुक्ति किए जाते थे। इन अधिकारियों को विभिन्न आकारों के क्षेत्रों में दोस्तों क्या है, आकारों के क्षेत्रों में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक ना। जिन्हें इक्ता कहा जाता है। इक्ता उन्हें मुख्य रूप से कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। ठीक। और देखिए ऐसे प्रश्न और हो सकते थे कि किस राजा सुल्तान के प्रशासनिक ढांचा अत्यधिक केंद्रीकृत माना जाता है? देखिए तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक को प्रशासनिक ढांचा अत्यधिक केंद्रीकृत माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन क्यों नहीं होते? एक कोश की जीव में अंग नहीं होते क्योंकि उनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, जो सभी जैविक प्रक्रियाओं जैसे पोषण, उत्सर्जन और श्वसन को पूरा करती है। अंगों का निर्माण ऊतक से होता है, जो कई कोशिकाओं के समूह में बनते हैं, जो एक कोशिकीय जीव में मौजूद नहीं होते हैं। इन जीवों के लिए पूरी कोशिका ही उनके परिणाम के संपर्क में रहती है और विसरण जैसी प्रक्रिया सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती हैं। ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आपके सामने ऑप्शन दिया है दोस्तों। गैसों का आयतन कम घेरता है,
गैसों का कोई आयतन नहीं होता है। गैसों का आयतन अधिक क्षेत्र में घेरता है, गैस ठोस अवस्था की तुलना में कम आयतन घेरता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है वो सही कौन है? सी करेक्ट है, यानी गैसों का आयतन अधिक क्षेत्र घेरता है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए सही उत्तर का सी है, गैसों का आयतन अधिक क्षेत्र में घेरता है, क्योंकि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का पूरा आकार घेर लेती हैं। जैसे गैस ना तो कोई निश्चित आकार है और ना ही निश्चित आयतन है, इसलिए। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं उसको आप लोग देख लीजिए आके। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये आया था करेक्ट मिस स्पेलिंग में आया था, इसको जो सही था यही सही था। और इसका रिसेशन का मतलब होता क्या है, जैसे कोई व्यापार है देश में, क्या है, जब मंदी का दौर होता है ना तो उसे रिसेशन कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें अगर सिनोनिम्स देखें तो जैसे डाउन टर्न है, ठीक ना, डाउन टर्न है, स्लो डाउन है, ये इसके क्या है जो है सिनोनिम्स है। ठीक ना। और एक क्वेश्चन आया था, आप पूछा था इनकरेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें से जोवियल, ये जोवियल की स्पेलिंग नहीं है दोस्तों, वो है, देखिए वो क्या नहीं, जोवियल, ये देखिए जोवियल लिखा GOVIL, यानी ये है। ठीक ना, यानी चीयरफुल एंड फ्रेंडली इसको कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अब इसमें से आया था कि प्रोवेनेंस का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, इनमें से कुछ पूछा था, तो आप लोग इसका मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, जैसे इसका हो जाएगा क्या, सिनोनिम्स अगर पहले बात करें सिनोनिम्स की, जैसे ओरिजिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। ठीक ना। और क्या कहें, जो ये समझ जेनेसिस, समझ लीजिए जेनेसिस हो जाएगा। ठीक ना, जो उत्पन्न के हिसाब से आए, जो बिगिनिंग कह सकते हैं आप। ठीक ना, शुरुआत, बिगिनिंग, तो ऐसे जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, इसके एंटोनिम्स की बात करें, आप लोग देख लीजिएगा, एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंड, ये समाप्ति का जो हो, एंड, कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक ना, कंक्लूजन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन। ठीक, ये सभी हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए, तो इसका मतलब है दोस्तों क्या, देखिए सबलाइम का एंटोनिम्स बताना है। और सबलाइम का मतलब क्या, तो उत्कृष्ट और विशिष्ट, जो रुचिकर हो। ठीक ना, तो इनका जो एंटोनिम्स होगा, जैसे रिमार्केबल, अनइम्प्रेसिव, अनइंस्पायरिंग, ठीक ना, ऑर्डिनरी हो, टीडियस हो, थकाऊ यानी बोरिंग हो। ठीक ना, ये सभी होते हैं। ठीक ना। और मोनोटोनस, जैसे मोनोटोनस हो गया, अनस्टैंडिंग हो गया, मंडन हो गया, यूजुअल हो गया, नॉर्मल, डल, टाइपिकल, ये सभी होते हैं। ठीक ना, जो सामान्य हो, टाइपिकल मतलब सामान्य, अनइंस्पायर्ड हो। ठीक ना, और ये सभी होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आया था दोस्तों आपके होमोनेम्स में, डेजर्ट और डिजर्ट, ऐसे स्पेलिंग थी। और डिजर्ट ये क्या था दोस्तों, ये नाउन है और ये वर्ब है। देखिए जब ये, देखिए नाउन, देखिए जब ये नाउन है तो ड्राई बैरन एरिया ऑफ लैंड विद द लिटिल वाटर एंड स्पार्स वेजिटेशन, यानी इसे जो बैरन होता है, यानी डिजर्ट रेगिस्तान उसे कहते हैं नाउन के फॉर्म में। ठीक ना, जिससे द कैमल क्रॉस्ड द हॉट डेजर्ट। ठीक ना, द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, और क्या, देखिए अगर वर्ब हो तो क्या होगा, देखिए वर्ब हो तो क्या होगा, द एमंडन ऑफ लिव, ये छोड़ना से होता है। ठीक ना, समवन ऑफ समथिंग इज वे फेल्स देम। ठीक ना, अब इसको देखिए सेंटेंस में, देखिए अबेक्ट हिम नॉट टीचर टू मी। ठीक ना, व्हेन आई नीडेड हिम लॉस्ट। ठीक, और देखिए प्लीज डू नॉट डिजर्ट योर टीम, कृपया मुझे क्या है, आपकी मुझे क्या आपकी टीम को छोड़ना है। ठीक ना, ऐसे मतलब है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आया था क्या, डिस्पैरेट मतलब क्या होता है, बिखरना, अलग अलग होना। ठीक ना, डिस्पैरेट। ठीक ना, जैसे डिफरेंट हो गया, अदर सम लाइक, जैसे डिसिमिलर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, अनलाइक हो गया, ये सभी इसके क्या दोस्तों सिनोनिम्स है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना, ऐसी मीनिंग इतनी कठिन नहीं आ रही है। ठीक ना, कैंडिड क्या होता है, तो सचमुच होता है। ठीक ना, इसका आपको सिनोनिम्स बताना था। जैसे कैंडिड का सिनोनिम्स हो गया, फ्रैंक हो गया। ठीक ना, ऑनेस्ट हो गया, ट्रूथफुल हो गया। ठीक ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ये सभी इसके क्या हैं, और आउट स्पोकन। ठीक, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आया था कि सेलेक्ट द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था,
द फ्रेज, यानी आया था कि अ पर्सन, एक व्यक्ति जो कम्स टू लिव आता है परमानेंटली इन द फॉरेन, एक फॉरेन एरिया में परमानेंटली के क्या आता है, तो उसे रहने के लिए आता है, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं क्या, इमिग्रेंट। देखिए लिखा है करेक्ट, तो इमिग्रेंट इज ए पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली फॉरेन कंट्री, ठीक ना। इमिग्रेंट ये हो गया। और देखिए इमिग्रेंट क्या होता है, ये अ पर्सन हु लिव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, द टर्म, ठीक ना, द टर्म इज यूज्ड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री दे आर लिविंग। माइग्रेंट क्या होता है दोस्तों, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन द फॉर वर्क एंड द मूवमेंट कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट, ठीक। टूरिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु विजिट्स अ प्लेस ऑफ प्लीजर इंटरेस्ट फॉर हॉलीडे नॉट टू सेटल परमानेंटली, ये होता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है रेटिसेंट। रेटिसेंट, ठीक ना, रेटिसेंट का आपको सिनोनिम से बताना था दोस्तों। अब देखिए रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो मितभाषी हो यानी जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं, ठीक ना। जैसे काम व्यक्ति हो गया, ठीक ना, रिजर्व्ड हो गया, ठीक ना, ये इसमें रिजर्व्ड हो गया, ठीक ना। और क्या हो गया, और डिफिडेंट हो गया, ठीक ना, डिफिडेंट हो गया, ये हो गया, ठीक ना। रिस्ट्रेंड हो गया, ठीक ना, रिस्ट्रेंड। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन था सेलेरिटी। अब देखिए दोस्तों सेलेरिटी, सिनोनिम सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब क्या होता है, जो तीव्रता होती है, ठीक है, तीव्र होता है उसे सेलेरिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी कह सकते हैं आप, वेलोसिटी हो गया, ठीक। रैपिडिटी हो गया यानी तीव्र, रैपिडिटी, ठीक। और क्यूकनेस हो गया यानी जल्दी, क्यूकनेस हो गया, ठीक। हेस्ट हो गया, ठीक, हेस्ट हो गया, फास्टनेस हो गया, ये सभी होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए याद है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द प्रोफेकी आया। तो प्रोफेकी मतलब क्या होता है दोस्तों, इस प्रोफेकी मतलब होता है प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी, ठीक ना। अदर सिनोनिम्स इंक्लूड, जैसे देखिए फोरकास्टिंग हो गया, फॉरसाइट, जो जिसको पहले से दिखता है यानी जो आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं उसे फॉरसाइट कहते हैं। एंड द प्रोगोनिस्टिकेशन विच डिस्क्राइब स्टेटमेंट अबाउट द विल हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में पहले से जानते हैं उसे प्रोफेकी या प्रेडिक्शन ये सभी कहते हैं, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था एक, वही है पर अलग तरीके से पूछ लिया गया था। अ पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड, तो वो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको इमिग्रेंट कहते हैं, ठीक ना, इमिग्रेंट अथवा इमिग्रेंट डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव के नज़र से देखा जाता है ना कि आ रहा है कि जा रहा है, ठीक ना, यहाँ से गया कि वहाँ से, ऐसे देखा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो सभी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी पॉइंट BRP चैनल को, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको जो है जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस सही से हो पाए और आप जो तैयारी है उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ, ठीक ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।